नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले मुस्सीबी के नए इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो ब्रोकिंग फर्म्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा, सीबी अक्सर नॉन कॉम्प्लायंस पर फाइन इम्पोज करती है। अब सीबी अपने वन इवेंट वन पेनल्टी मैकेनिज्म पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई ब्रोकिंग फर्म एक ही वायलेशन के लिए मल्टीपल पेनल्टीज फेस कर रही थी, तो अब उन्हें एक ही पेनल्टी मिलेगी, एक इवेंट पर। सीबी के इस नए फ्रेमवर्क पर एक्सचेंजेस भी डिबेट कर रहे हैं, ताकि अलग अलग बोर्सेस एक ही वायलेशन पर अलग अलग पेनल्टीज न लगा सकें। ये स्टेप क्या आपके हिसाब से सीबी को ज्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाएगा? आपका ओपिनियन जरूर हमें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज 27 मार्च को यूएस जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट रिलीज हो रही है। ये रिपोर्ट मार्केट को दिखाएगी कि यूएस इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पर, बिजनेस कॉन्फिडेंस पर और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर। अब बात करते हैं ट्रेड टैरिफ्स की, जो अभी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटीमेंट को काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ, ये टैरिफ मुद्दे आज भी मार्केट में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, खासकर यूएस और चीन के बीच। आपने देखा होगा कि काफी टाइम से ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और इस मुद्दे की वजह से मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करते हैं, जो हमारे व्यापारिक संबंधों से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की हाल की अध्ययन से यह पता चला है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। इनमें से एक बड़ा प्रस्ताव यह है कि क्रूड ऑयल और डायमंड्स पर जो कस्टम ड्यूटी है, उसे हटा दिया जाए। इसके अलावा यूएस से आने वाली ऑटोमोबाइल्स पर जो टैरिफ हैं, उन्हें भी कम किया जा सकता है। यह कदम भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हमें तेल और डायमंड्स की आयात की आवश्यकता काफी ज्यादा है। वहीं वियतनाम भी, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियाई इंडस्ट्रियल हब है, उसने कुछ मेजर यूएस प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ्स कट करने का फैसला लिया है। ये स्टेप वियतनाम ने इसीलिए उठाया है ताकि यूएस के साथ अपने ट्रेड सरप्लस को कम कर सके। अब वियतनाम यूएस के एलएनजी और कार्स जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स कम करेगा, ताकि ट्रेड टेंशन्स अवॉइड की जा सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए कल के मार्केट पर एक नजर डालते हैं। कल भारतीय शेयर बाजार में मिक्स्ड ट्रेडिंग देखी गई। सेंसेक्स में काफी गिरावट देखी गई, जो कि 728.69 पॉइंट्स गिरकर 77,288.50 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 भी 181.80 पॉइंट्स गिरकर 23,486.85 पर बंद हुआ और 23,500 के मार्क से नीचे चला गया। वहीं एक तरफ एफआईआई ने 2,240.55 करोड़ की नेट बाइंग की है, वहीं डीआईआई ने 696.37 करोड़ की नेट सेलिंग की है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बारे में। उन्होंने आज ऐलान किया कि जो प्रस्तावित 6% टैक्स इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाने का सोचा गया था, वह अब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह टैक्स, जो 30 लाख रुपए से ऊपर के हाई एंड इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाया जाना था, अब लागू नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों? फडणवीस जी ने यह कहा कि यह टैक्स ज्यादा राजस्व नहीं उत्पन्न करेगा और साथ ही ये हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता को गलत संदेश दे सकता है। यह खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रेंड बढ़ रहा है और अगर राज्य इस तरह से प्रोत्साहन देंगे, तो क्या आप अपनी अगली कार के लिए ईवी को पसंद करेंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अब हम आते हैं एक और अपडेट पर, जो अशोक लेलैंड से जुड़ा हुआ है। कल अशोक लेलैंड ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने यह खंडन किया है कि वे एसएमएल इसूजू में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। यह खबर कुछ दिन पहले बाजार में आई थी, लेकिन अशोक लेलैंड ने बताया कि यह पूरी तरह से गलत है। ये तो सभी को पता है कि अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है। आपको क्या लगता है, ऐसे खंडन से बाजार में कितना प्रभाव पड़ता है? और क्या आपको लगता है कि अशोक लेलैंड को किसी और कंपनी में निवेश करना चाहिए? अपने विचार हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में, जो अभी हाल ही में एक फाइन फेस कर रहा है।
आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को 75 लाख का पेनल्टी लगा दिया है क्योंकि बैंक ने केवाईसी गाइडलाइंस में कुछ ओमिशंस किए थे। ये पेनल्टी केवाईसी नॉर्म्स को लेकर आरबीआई के रेगुलेशंस के वायलेशन के लिए दी गई है। एक और फाइनेंशियल एंटिटी केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट को भी पेनल्टी फेस करनी पड़ी है। ये पेनल्टी डिविडेंड इशुइंग नॉर्म्स के नॉन कॉम्प्लायंस के लिए लगाई गई है। ऐसे नॉन कॉम्प्लायंस केस फाइनेंशियल मार्केट्स को कितना अफेक्ट करते हैं और डिविडेंड नॉर्म्स को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आपको लगता है कि एनबीएफसी को ज्यादा कॉम्प्लायंस एफर्ट्स की जरूरत है? कमेंट्स में अपना व्यू पॉइंट जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। विप्रो ने आज एक बड़े ऐलान की है। विप्रो ने फीनिक्स ग्रुप के साथ एक 10 साल का स्ट्रेटेजिक डील साइन किया है जिसका मान है लगभग $650 मिलियन। ये डील फीनिक्स ग्रुप के रीअश्योर बिजनेस के लिए लाइफ और पेंशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान करेगी। यह प्रोजेक्ट उनकी ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आगे की खबर पर नजर डालते हैं। लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T ने भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। कतर एनर्जी LNG के साथ उन्होंने एक अल्ट्रा मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो नॉर्थ फील्ड प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफशोर कंप्रेशन प्रोजेक्ट के लिए है। L&T का कहना है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के होते हैं उन्हें अल्ट्रा मेगा ऑर्डर कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम शामिल है, जिसमें 2 ऑफशोर कंप्रेशन कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट L&T के लिए काफी बड़ा अवसर है और इसका प्रभाव मार्केट पर भी देखा जा सकता है और यह डील L&T के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।